तो दोस्तों स्वागत है आप सबका। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर की इस सीरीज में, जिसमें हम भारत के रियल एस्टेट गेम चेंजर्स, भारत के रियल हीरोज को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आप जान पाएंगे कि इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस बात को प्रूव करने के लिए अगले 1 मिनट तक आप ध्यान से सुनिए। ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की जिनका कोई भी बैकग्राउंड रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं है। इनका पुराना बिजनेस, इनके फादर जिस बिजनेस में इन्वॉल्व थे वो था ग्रोसरी शॉप, एक छोटी सी किराना शॉप। हाँ, आपने ध्यान से सुनिए, एक ग्रोसरी शॉप चलाने के बाद इन्होंने हार्डवेयर के बिजनेस में कदम रखा। हार्डवेयर के बिजनेस में ये अलग अलग बिल्डर्स को, अलग अलग डेवलपर्स को मटेरियल सप्लाई करते थे। ये स्टील के सप्लाई का भी बिजनेस करते थे। और जब इन्हें ऐसा लगा कि हमारे ही भेजे हुए मटेरियल से जो बिल्डर्स इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बिल्डरशिप की लाइन में उतरे, हम रियल एस्टेट की लाइन में उतरे। तो एक ग्रोसरी शॉप से बिल्डर बनने तक के सफर की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज की कहानी है शुभ डेवलपर्स। ये है पुणे से, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट ब्रांड इन ईस्ट पुणे। इनके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है पुणे में। शुभ मियो पलाजो, शुभ ऑगस्टा, शुभ मेरिडियन ग्लोबल बिजनेस हब। टोटल 5 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का रेसिडेंशियल कमर्शियल लैंड पिछले 5 साल में डेवलप कर चुके हैं। 12 साल से ये रियल एस्टेट के बिजनेस में है। 5 अच्छे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और 4 से 5 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने एक ऐसे ग्रुप को बुला रहे हैं जो 2019 में इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाय फ्रेंचाइज इंडिया एंड जी मीडिया से जीत चुके हैं। शुभ डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ है आज राजेश मित्तल जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल रियल एस्टेट के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और हमारा सबसे पहला सवाल रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में मित्तल जी के साथ ये है कि रियल एस्टेट की आपकी जर्नी पर्सनल लाइफ में कैसे शुरू, मतलब आपकी स्कूल्स कहाँ से थी, कॉलेज एजुकेशन कहाँ से, और आप रियल एस्टेट में आए कैसे, हम डिटेल में जानना चाहते हैं। डिटेल्स में ऐसा है, मेरा बचपन बहुत ज़्यादा हम बाहर नहीं निकल पाए। स्कूल में जब जाते थे तो उस टाइम पे हम बस में जाते थे। कई टाइम तो ऐसा होता था कि भी बस में पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं, टिकट्स के लिए, तो मंथली पासेस रहते थे। उस तरीके से बहुत ही हमने खस्ते हालत में बचपना निकाला। उसके बाद में हमारे पिताजी के ग्रोसरी शॉप थी। ग्रोसरी शॉप में पिताजी ने ग्रोथ करते गए, हम काम करते रहे। उसके बाद में हमने हार्डवेयर का शॉप स्टार्ट किया। ग्रोसरी शॉप करते करते हार्डवेयर शॉप करते करते मन में ये थॉट आया कि हम जो बिल्डर्स को सप्लाई करते हैं हार्डवेयर मटेरियल्स, स्टील, सीमेंट्स, तो ये हम क्यों ना कंस्ट्रक्शन में आए। उस बीच हम फैमिली मेंबर्स, हमारी कम्युनिटी के हम 5 लोगों ने मिलकर एक शुभ डेवलपर्स की स्थापना की। इसमें हमारे रमेश अग्रवाल जी है, विशाल अग्रवाल है, अनुज अग्रवाल है, कैलाश अग्रवाल है और मैं, हम 5 ने मिलकर ये शुभ डेवलपर्स की स्थापना की आज से 12 साल। उस वक्त हमने लैंड जब परचेस करी, फर्स्ट प्लॉट हमने बॉम्बे के राजेश सेठ से ली थी। अच्छा। राजेश सेठ जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आए, हार्डवेयर की शॉप देखी, बोले लैंड की जो वैल्यू है वो आप कर पाएंगे। ओके। तो मैं बोला भाई, आपका हमने लेआउट देखा है, आपका 7/12 देखा है, सब चीजें, तो आप शायद मेरे ख्याल से 40,000 फुट 1 एकड़ देना चाह रहे थे। मैंने उनको एक्सप्लेन किया, सर ये आप अगर हमको आगे की जो 40,000 फुट दे रहे हैं, तो जो पीछे का जो 40,000 फुट है आपका, उसको एक्सेस रोड नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि 40,000 फुट ले पाएंगे या नहीं, हम आपकी 2 एकड़ जगह लेंगे। अच्छा। और वो जो पीछे की जो लैंड है वो उसी रेट में लेंगे जो आगे के रेट में। तो उनको काफी अच्छा लगा। उनको लगा कि भी ये जो बात कर रहे हैं तो ये पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया। और जो हमने उनको कमिटमेंट दी थी, जो भरोसा दिलाया था, और उन्होंने भी हमको जो भरोसा दिया था, वो हिसाब से हमारी फर्स्ट डील हुई और वहाँ पे हमारी शुभ की पहली ईंट रखी। क्या बात है, क्या बात है। और पूरे इसमें पूरे फेथ से जिस तरीके से उन्होंने दिया, जिस तरीके से हमने काम स्टार्ट किया और जिस पूरी तरीके से हमने भरोसे से कस्टमर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, लैंड ओनर के साथ में हम आगे बढ़े,
एकदम मिडिल क्लास लेवल पे लाइफ को शुरू करने के बाद, एक हार्डवेयर शॉप चलाने के बाद, जिसमें इन्होंने खुद बैठ के मेहनत की, जब इनके पास डिसीजन लेने का मौका आया कि 40,000 फुट का लैंड इनको मिल रहा था, 4-5 पार्टनर के साथ इन्होंने शुरू किया, तो इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि इसी रेट में हम आपका सेकंड लैंड भी खरीदेंगे और अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। ये होती है रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर की साहस की एक दास्तान, ये होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी का एक लाइव एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। शुभ ग्रुप के बारे में, शुभ डेवलपर्स के बारे में हम तो जानते हैं, पर हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है, कितने प्रोजेक्ट्स आपने बनाए, कितने बना रहे हैं, क्या स्पेशलिटीज है, सब कुछ बताइए। हमारे काफी प्रोजेक्ट्स हमारे खराड़ी में हैं। Okay. खराड़ी में जहाँ पे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने जो लैंड लिया खराड़ी से स्टार्ट किया, तो उसी लैंड के आसपास में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स है। शुभ मियो प्लाजा जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, काफी सक्सेस रहा, सभी कस्टमर हैप्पी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसी के पास में शुभ अगस्ता है, वहीं पे शुभ मेरिडन है। उसके आगे हमने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट किया, ग्लोबल बिजनेस हब, शुभ ग्लोबल बिजनेस हब, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। रिटेल शॉप है, उसमें काफ़ी ऑफिसेस है और ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट्स। क्या बात है, क्या बात है। और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स कैसे हैं सर आपके? अभी हमारा, मुझे बताते हुए खुशी होंगी कि हमारा जस्ट एयरपोर्ट से, पूना एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकलते ही हमारा शुभ गेटवे करके एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। लगभग हमारी बुकिंग्स 100% उसमें सोल्ड आउट हो चुकी है, लगभग सोल्ड आउट हो चुका है। उसी के सामने हमने एक 7 एकड़ का एक लैंड एक्विजिशन किया है। अच्छा। प्लस हमारा खराड़ी में एक शुभ शगुन करके, वहाँ पे 100% सोल्ड आउट हो चुका है। बहुत बढ़िया। कल्याणी नगर में हमारे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, शुभ इन्फिनिटी कल्याणी नगर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ब्रांड नेम के साथ हमने कमर्शियल के लिए शुभ इन्फिनिटी ये नाम फाइनल किया हुआ है। तो जहां पर भी हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आएंगे, शुभ इन्फिनिटी विमान नगर, शुभ इन्फिनिटी कल्याणी नगर, अगर कहीं हम खराड़ी करते तो शुभ इन्फिनिटी खराड़ी आएगा, अगर हिंजवड़ी करते तो शुभ इन्फिनिटी हिंजवड़ी से। बहुत बढ़िया, बहुत। आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग तो सर बहुत ही अच्छी लग रही है, सुनकर मजा आ रहा है। आगे और मजा आने वाला है। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए आपका इंस्पिरेशन, आपका मेंटर कौन रहा? ये इतनी बड़ी जर्नी तय करना, हार्डवेयर शॉप से बिल्डर बनना, किसे आप बहुत मानते थे, जिन्हें सुनते थे? ऐसे कोई तो इंस्पिरेशन मॉडल होंगे आपके। इसमें मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा इंस्पिरेशन के लिए। इसके लिए मेरे माताजी, पिताजी यही मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने कभी भी मुझे कोई भी डिसीजन लेने से रोका नहीं। वो बोल रहे बेटा जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है और आगे भी जो भी करेगा सही कर। तो मैं उन्हीं को थैंक यू कहूँगा कि उन्हीं के इंस्पिरेशन की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। बहुत बढ़िया। हम भी थैंक यू देना चाहेंगे आपके मदर एंड फादर को, क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा आपको ये फ्रीडम नहीं देते तो शायद हम ये इंटरव्यू नहीं ले पाते। तो हम भी उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। आगे बढ़ते हैं सर, लीडरशिप का क्या रोल आपको लगता है कि एज अ लीडर आपने इतना बड़ा फर्म का निर्माण किया, आज कितने लोग सर अपने पास काम कर रहे हैं, मतलब फुल टाइम एम्प्लॉइज कितने हैं आपकी फर्म में? हमारे, मैं एक्चुअली एम्प्लॉय नहीं बोलूंगा, एज अ टीम बोलूंगा। टीम मेंबर, यस। कितने टीम मेंबर है सर आपके पास? सबसे बड़ी बात क्या है, हम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं समझते, एज अ टीम मेंबर ही है और सब हम मिलकर काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन हाउस हमारे जो सेल्स, CRM, HR, परचेस, ये सब मिलाकर 50 के आसपास है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक ऑन एन एवरेज कितने वेंडर्स हमें मटेरियल सप्लाई और इस सब में जुड़े हुए? वेंडर्स 150 to 200 वेंडर्स है। सुपर, सुपर। और कितने लेबर्स आपको ऑन एन एवरेज लगता है अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं? अभी 800 से 1000, 800 to 1000 लेबर्स हमारे साइट पे जो दिन रात हमारे लिए मकान बना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों मैं आप सबको समझाना चाहूंगा, एक बात को समझिए कि पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर लैंड ऐसा कहा जाता है। 70% 60% ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से क्रिएट होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एग्रीकल्चर के बाद अगर भारत में सबसे ज्यादा जॉब कहीं क्रिएट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहीं मिलते हैं लोगों को, तो देखिए 50 फुल टाइम एम्प्लॉय, 150 से 200 वेंडर और करीब 800 से 1000 लेबर, 1200 से 1500 लोगों तक को एम्प्लॉयमेंट पहुंचाना 4 से 5 प्रोजेक्ट में। और आने वाले इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनकी न जाने और कितने हजारों लोगों तक काम मिलेगा, काम पहुंचेगा। यही वो रियल एस्टेट सेक्टर का पावर है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो इंटरव्यूज हम ले रहे हैं, ये भारत के रियल सुपर
हीरोज है, ये रियल एस्टेट के गेम चेंजर्स हैं, जिनकी स्टोरी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख अच्छे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, ऑनेस्ट, जेन्युइन, ट्रांसपेरेंट हम क्रिएट कर सके और भारत में बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सके। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि एज अ लीडर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एंटायर ग्रुप, आप अपनी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कौन से सक्सेस रिचुअल आप करते हैं जिससे आप इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं फिर भी एकदम कूल, काम और डिसीजन ले पाते हैं? तो ऐसी क्या आपका खुद का सक्सेस रिचुअल या स्ट्रेटेजी? सबसे पहले तो अपने माइंड को फ्रेश करना बहुत जरूरी है, माइंड को एनर्जी लेना जरूरी है। तो मेरा अलग तरीका है, मैं जब सुबह उठता हूँ 7 साढ़े 7 बजे उठता हूँ और मैं बाहर गार्डन में बैठकर 30 मिनट्स जो अच्छी मूवी लगती है, अच्छा। वो 30 मिनट्स मूवी हो, वेब सीरीज हो, और 30 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग में देखता हूँ। क्या बात है, उससे माइंड फ्रेश होता है। हाँ। मेरा ये मानना है कि जो मूवी है ये समाज का आईना है, राइट, और उसमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जो अच्छी बिजनेस से कनेक्टेड है, कुछ गलतियां है, बैड बॉय बिलियनियर्स जैसी वेब सीरीज है, राइट, उसमें हमको पता चलता है कि भाई क्या डेयरिंग है, क्या गलतियां हुई है, वो सब चीजें। और 30 मिनट्स का ये होने के बाद में मेरा 8 बजे का वर्कआउट होता है, 8 से 9 बजे वर्कआउट करता हूँ, 9 to 9:30 मेरा वॉकिंग है, ये मेरी लाइफस्टाइल है। 9:30 के बाद में मेरा फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, और 10:30 पे मैं ऑन ड्यूटी काम पर चढ़ जाता हूँ। क्या बात है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सर ने कितनी इंपॉर्टेंट बातें कह दी। सबसे पहले तो वो एक अच्छा नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं, चाहे वो मूवी से हो, चाहे वेब सीरीज से। उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद वो 25 मिनट तक एक अच्छा ऐसा कुछ जिसे वो सीख सके। उसके बाद वो वर्कआउट करते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, कम से कम आधे से 1 घंटा। उसके बाद वो वॉक करते हैं और फिर वो ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते हैं। मतलब अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए वो एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, जिससे उनको एनर्जी दिन भर काम करने के लिए मिलती रहे। सर, इसके बाद का सवाल है आपकी टीम से रिलेटेड। अपनी टीम को हैप्पी रखने के लिए और हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या एक्टिविटीज कंपनी में करते हैं? टीम के साथ अपनापन रखना बहुत जरूरी है। उनके सुख में, दुख में हम पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनके कुछ प्रॉब्लम्स है वो समझ के लेते हैं। हमारे यहाँ हर टीम मेंबर्स का बर्थडे हो, कुछ हो, हम पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सर, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, टीम के सुख दुख में साथ देना बहुत जरूरी है, टीम के हैप्पी मोमेंट्स और सॉरो मोमेंट्स, सुख और दुख में उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और वो सब आप करते हैं, इसीलिए आप एक इमर्जिंग स्टोरी पूरे पूना में क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि 2019 में ऑलरेडी इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं फ्रेंचाइज इंडिया और जी मीडिया से। तो ये सब वो रीजन है। देखिए, समझिए, ये आपको सुनने में सिंपल लगेंगे, लेकिन ये सिंपल चीजें नहीं है। जो चीजें सिंपल होती है वो लोग करते नहीं, और जो लोग करते हैं उसे रेगुलर नहीं करते। जब ग्रुप ये सब प्रैक्टिसेस रेगुलर बेसिस पे करता है, उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें आती है, कभी लॉस, कभी रूल्स, कभी नेशनल चैलेंजेस, कभी ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे कोरोना आ गया, चीजें कभी रुक जाती है, कभी रेरा, कभी नोटबंदी। ये प्रॉब्लम्स को आपने कैसे डील किया अभी तक और कैसे सर्वाइव किया? सर, मेरा ये मानना है कि रेरा आने के बाद में काफी कुछ कंट्रोल में हुआ है। जो ओवर ट्रेडिंग होती थी हमारी ओर से या कहीं कुछ, कि भाई ये भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, फिर सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, यहाँ के फंड्स वहाँ डाइवर्ट हो गए, सेकंड प्रोजेक्ट के फंड्स थर्ड में हो गए, वो सिर्फ सब चीजें नहीं होंगी। और एक कस्टमर्स का जो भरोसा है वो अपने ऊपर पूरी तरह से रखने के लिए ये रेगुलेटर आना जरूरी था। और मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने वो जो रेगुलेटर लाया है वो सही किया। वेरी गुड। चलिए, तो मतलब रेरा बहुत अच्छी चीज है, जो लोग अच्छा काम करें उनके लिए तो और अच्छी चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना से कुछ इम्पैक्ट कैसा लगा आपको? कैसे आपने फाइट किया, या कैसे आपने पूरा कोरोना के 1.5-2 साल तक अपने काम को संभाला? सर, कोविड को लेकर थोड़े से हम डरे हुए थे पहले 2020 में। जैसे ही कोविड आया 2-3 महीने हम समझ नहीं पाए कि इसमें से कैसे निकलेंगे, आगे की स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बताते हैं ना कि भी तकलीफ में से ही अपने अवसर पैदा करना। क्या बात है, तकलीफ से अवसर पैदा होते हैं। वेरी सही सर, एकदम से। मुझे वो डायलॉग से याद नहीं आ रहा, सुपर 30 में का। कोई बात नहीं। तो
ठीक है। नहीं तो नहीं, कोई उसमें नहीं, से ही चलिए। हमने जब हम्म। जैसे ही कोविड सिचुएशन आई, हमने एक स्कीम स्टार्ट करी है कि कस्टमर्स को, ओके। शायद पहले भी होंगी वो, कि भी कस्टमर्स को अनसिक्योर्ड जो फील हो रहा था कि मैं इंटरेस्ट कैसे भरूंगा, ईएमआई कैसे भरूंगा, उसके लिए ओके। हमने इंटरेस्ट स्कीम निकाली, आईआरएस, इंटरेस्ट रियलाइज। ओके। तो उसका काफी बेनिफिट हुआ। अच्छा। फिर से मैं थैंक यू कहूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उद्धव ठाकरे साहब जी का, बाला साहब थोरा जी का, जिन्होंने एक स्कीम निकाली, स्टैम्प ड्यूटी 50% डिस्काउंट महाराष्ट्र में। यस, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यस। तो उसका पूरे महाराष्ट्र में डेवलपर्स में इतना इम्पैक्ट आया, जो कस्टमर्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स था कि 6% की स्टैम्प ड्यूटी जो 3% हुई है, नहीं। तो उसकी वजह से बुकिंग्स काफी अच्छी मिली, जिनको घर लेने थे वो बाहर निकले। यस। ये एक प्लस पॉइंट हुआ। सेकेंडरी, बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए, यस। उससे कस्टमर्स काफी बाहर निकले। थर्डली, जब कोविड सिचुएशन थी, जो लोग 2 से 3 महीने घरों के अंदर रहे, उस वक्त लोगों को घर का महत्व समझ में आया, इम्पोर्टेंट समझ में आया। यस। तो जो हमारे पूना में कंजस्टेड एरिया है, जैसे रेवारपेट है, गणेशपेट है, एक घर के अंदर वो 3-3, 2-2 फैमिली, 4-4 फैमिली रहती है। राइट। वो प्रायोरिटी में पहले गोल्ड में या कहीं और इन्वेस्ट करते थे, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे। उन्होंने प्रायोरिटी में पहले घर को ले लिया। वेरी गुड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डीपर पॉइंट आपने बताया। राइट। तो उस कारण से बायर काफी बाहर में। यस। तो वो जो बूस्टर मिला है कोविड का, उसकी वजह से पूरे पूना में पूरे महाराष्ट्र में सेल्स अच्छा है, ओवरऑल सेल्स काफी अच्छा है, और मार्केट पोजीशन अच्छी है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच इतने डीपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जो आंसर्स आपने दिए वो सच में इतने अच्छे थे कि कैसे अलग अलग तरीके से इसके फायदे भी हुए, कि रेरा से फायदा क्या हो रहा है, कोरोना से लोगों को घर का महत्व कैसे समझा, कैसे कंजस्टेड एरिया में बहुत सारी फैमिलीज एक ही घर में रहती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब गोल्ड म्यूचुअल फंड के अलावा पहले एक और घर पे ध्यान दीजिए। तो इसके वजह से बायर्स बाहर आए और आपको अच्छा बिजनेस मिला। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हर एक अच्छा लीडर एक रीडर होता है, वो पढ़ता है या एटलीस्ट सुनता है। आजकल ऑडियो बुक्स भी आ गई है। तो कोई ऐसी किताब जो जिंदगी में आपको बहुत टच कर गई हो, जिसे पढ़ने के बाद आपका सोचने का नजरिया बदल गया हो, तो हमारी ऑडियंस के लिए आप ऐसे नाम बताना चाहेंगे किसी किताब? सर, वैसे तो बुक्स का कोई नाम नहीं है, और एक बुक है जो मैंने पढ़ी है, जिंदगी की किताब। सुपर सुपर सुपर। तो जिंदगी की प्रैक्टिकल किताब आपने पढ़ी और उस किताब से सीखकर आपने इतने सारे एक्शंस लिए हैं। काफी धूप छाव देखे है। राइट। और उसके बाद में जो आज मिल रहा है, जो मुकाम पे मैंने कभी सपने में नहीं कि हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे। सर, इसलिए तो कहा जाता है ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो डिसीजन लेते हैं, जो साहस दिखाते हैं। आपने साहस दिखाया, प्रैक्टिकल जिंदगी से सीखा, तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो यूनिवर्स ने भी आपकी मदद करना चालू की और शायद इतनी सारी चीजें हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बोलिए। जब मेरा हार्डवेयर का शॉप था, और जिस टाइम पे हमने खराड़ी का लैंड लिया, और जो मेरे फ्रेंड्स थे या मेरे शुभचिंतक जो भी, उनको पता चला कि भी ऐसा ऐसा है, इन्होंने लैंड लिया हुआ है, ये उन्होंने एक चैलेंज किया। उन्होंने ये बताया कि भी हार्डवेयर शॉप वाला कैसे बिल्डर बन सकता। अच्छा। उन्होंने एक एग्जांपल के लिए बताया कि भी मेडिकल शॉप वाला कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। अच्छा। तो पॉसिबल नहीं। अरे मैं बोला, हमने तो लैंड ले लिया, कंस्ट्रक्शन भी चालू कर रहे हैं। बोले नहीं, जब आपने अगर लैंड ले लिया और फर्स्ट बिल्डिंग्स पूरी तरीके से डिलीवर्ड कर दी, उस टाइम पे आप माने जाएंगे कि आप बिल्डर। ओके। उसने भले ही बात किस तरीके से की पता नहीं, और वो मेरे लिए चैलेंज था, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और मैं उसको थैंक यू कहूंगा, जो भी मेरा फ्रेंड्स हैं, कि उसने हमें एक चैलेंज दिया मुझे। और वो चैलेंज जब तक आदमी के सामने चैलेंज नहीं होगा ना, हर आदमी, हर बिजनेस में स्लो चलता है। और जिस टाइम पे चैलेंज अगर सामने आता है, तो उस टाइम पे वो पूरी तरह से फास्ट में आता है।
सुपर सर, सुपर ट्रू स्टोरी। और यही तो वो इंस्पिरेशनल स्टोरी थी सर जो अंदर से निकल गई, कि लोगों ने आपको ये तक कहा कि एक मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर थोड़ी बन सकता है, हार्डवेयर वाले ने प्लॉट ले लिया इसका मतलब बिल्डर बन जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आपने उसे बुरी तरीके से नहीं लिया। यही तो होता है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जब आपने सामने वाले के फीडबैक को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बना दिया, इसके बदले कि आप बुरा मान जाए, इसके बदले कि आप उसके, कई लोग होता है बदला लेने की भावना, कई लोग आ जाता है रिवेंज में आ जाते हैं, आपने उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लिया कि चलो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि मैं प्लॉट खरीद के बिल्डर नहीं बन सकता, मैं बिल्डिंग कंप्लीट करके आपको बिल्डर बन के दिखाऊंगा। और ये जो आप ट्विस्ट हो रहे हैं मुझे, यस छोटा सा ट्विस्ट है। ओके, जिस फ्रेंड्स ने मुझे ये बताया, आज वही फ्रेंड बोलता है कि भी यार शुभ में मैं पार्टनर बन सकता हूं। क्या बात है। ये तो सर मैं बहुत बहुत आपको कहना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो व्यक्ति ने उस समय आपको कहा था कि भाई एक मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं बन सकता और एक हार्डवेयर वाला बिल्डर नहीं बन सकता, वो आपको कह रहा है कि वो आपका पार्टनर बनना चाहता है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपने हमेशा, और जो आपने एक बहुत बड़ी बात, अंदरूनी बात कह दी सर, कि चैलेंजेस नहीं हो तो आदमी बड़े एक्शंस नहीं लेता, चैलेंजेस नहीं होते तो आदमी छोटे छोटे स्टेप्स लेता रहता है। तो चैलेंजेस होना बहुत जरूरी है। हम हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि जितने चैलेंजेस आप अपनी जर्नी में फेस करते हैं उतना आप और मजबूत बनते हैं आगे बड़े स्टेप्स लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कुछ रियल एस्टेट के स्पेसिफिक फंक्शंस की भी बात की जाए कि मार्केटिंग आपको क्या लगता है, आप लोग कैसे करते हैं, या मार्केटिंग का क्या रोल है एक रियल एस्टेट के बिजनेस में? सर मार्केटिंग में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। सेकेंडली रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अगर ये दो चीजें अगर अपनी अच्छी रही तो आपको सेल्स के लिए पीछे मुड़कर देखना। क्या बात कही आपने कि अगर मार्केटिंग आपको अच्छी करनी है तो लोकेशन अच्छी होना चाहिए और रेट सही होना चाहिए। अगर सही रेट और सही लोकेशन में सही क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए तो सेल्स में ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए। नेक्स्ट सवाल, सेल्स का मॉडल क्या यूज करते हैं आप? मतलब मैं 3 ऑप्शन देना चाहूंगा। क्या आपके एम्प्लॉय सेल्स करते, क्या आपके चैनल पार्टनर सेल्स करते हैं, या दोनों मिलकर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज और चैनल पार्टनर? कैसा मॉडल आप यूज करते हैं? सर हम पहली बात तो हम घर नहीं बेचते, विश्वास बेचते। क्या बात है, आप घर नहीं बेचते, आप विश्वास बेचते हैं। सर इसलिए तो बोला ना मैंने, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है पूरे भारत के लिए। ये नॉर्मल रियल एस्टेट स्टोरी नहीं है। ग्रोसरी की दुकान से बिल्डर बनने के पीछे बहुत सारे इंस्पिरेशन छुपे होते हैं, और ऐसे इंटरव्यू में वो निकल कर आते हैं जो लोगों तक पहुंचते हैं। और यही हमारा इतना बड़ा पर्पस है। आप भी जानते हैं इतनी बड़ी एक्टिविटी करना, इतने एम्प्लॉयज को हायर करके सीईओज की अपॉइंटमेंट लेना, हम इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट लग रहा है, पर भारत के लोगों तक रियल चीजें पहुंचने के लिए आप जैसे लोगों का बोलना और स्टोरीज का बाहर आना बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से मैंने बताया अमोल जी कि हम विश्वास बेचते हैं और हम उस विश्वास पे पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करते हैं, और खरा उतरते ही जो डे 1 पे हम वॉक थ्रू दिखाएंगे, 3D इमेजेस दिखाएंगे, वही मॉडल वही चीज हम जो कमेंटमेंट करेंगे वो कस्टमर्स को देने की कोशिश करेंगे। ओके। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि हम विश्वास बेचते हैं, जिस वक्त अगर कस्टमर्स को ये पता चलता है या क्लाइंट को ये पता चलता है सामने वाला बिल्डर्स जो डिलीवरी दे चुका है पहले, जो पहले डे 1 पे दिखाया था और 4 साल के बाद में डिलीवरी दी है और जो दिखाया वही दिया है, तो आपको सेल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत है। राइट। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि लोकेशंस अच्छी होनी चाहिए, रेट अच्छे होने चाहिए और आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। राइट। अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है क्लाइंट्स का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है सेल्स के लिए। बावजूद हम इसमें और कॉन्फिडेंट नहीं होते हुए सेल्स टीम अपना पूरी तरीके से काम करती है। ओके। CRM टीम पूरी से अच्छे सर्विस देने की कोशिश करती है। राइट। हमारे चैनल्स पार्टनर्स ये काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केटिंग्स करते हैं और पूरी जी जान लगाते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो चैनल पार्टनर और आपके टीम मेंबर्स मिलकर आप लोग सेल्स करते हैं। यस। चलिए सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अपने कंपनी में ऑपरेशंस जो आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या परचेज में, ये सब में क्या मॉडर्न कोई टेक्निक यूज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कि कैसे आप ऑपरेशंस को और स्मूथ करते हैं? हमारा एक सॉफ्टवेयर है अभी स्ट्रेटेजिक करते हैं, स्ट्रेटेजिक ERP। ओके। और अकाउंट्स के लिए टैली का ERP यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये 2 सॉफ्टवेयर आपको बहुत हेल्प करते हैं चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के। करेक्ट।
थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की तरफ। ऐसा माना जाता है कि मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेकर, जो टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं। सो मैनेजमेंट का रियल एस्टेट में क्या रोल है, आपको क्या लगता है? टॉप मैनेजमेंट, टॉप के लोग जो डिसीजंस लेते हैं या जो भी उनका जो रोल है वो क्या कैसा है आपकी कंपनी? सर पूरे इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है टाइम। और टाइम अगर आपके डिसीजंस डिले होते गए, वो टाइम्स आपका डिले हो गया, वो कॉस्टिंग आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज हम 3,000 रुपये कर रहे हैं वो 3,200 कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। कुछ डिले और हो गया 3,400 होगी, वो पता नहीं। राइट। तो हमें डिसीजन बहुत फास्ट लेने चाहिए, ये मेरा मानना है, और वो हम लेते भी। हमारे अंदर जैसे कि हम 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स अपने अपने तरीके से सब दिमाग लगाते हैं और अच्छे से अच्छे डिसीजन लेते हैं। इसमें बड़ा रोल हमारे इसमें कंसल्टेंट का भी काम है। ओके। आर्किटेक्चर हो गए, आरसीसी कंसल्टेंट हो गए, लैंडस्केपिंग डिजाइनर्स हो गए, इंटीरियर कंसल्टेंट्स हो गए, तो एमईपी कंसल्टेंट हो गए। ये भी हमें साथ ही साथ हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जितने भी कंसल्टेंट हैं हमारे लगभग इन हाउस टाइप के, काफ़ी फ्रेंडली है। हम जब फ़ोन करेंगे, जब वो हमें फास्ट ड्राइंग्स देते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। राइट। और अच्छा से अच्छा बनाते ही है। तो जैसा आपने बताया कि आपकी जो कंसल्टेंट की टीम है वो भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट समय पे डिलीवर कर पाते हैं, क्वालिटी दे पाते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या गोल्स है, क्या विजन है आपके ग्रुप के, कि क्या प्लानिंग है आपकी? सर जैसे ही मैंने बताया कि विमान नगर में हमारा एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते हैं, शुभ गेटवे करके प्रोजेक्ट से, ओके, पुणे एयरपोर्ट से। तो शुभ गेटवे के बारे में हम डिटेल में जानना चाहेंगे, मतलब ये रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है पूरा? ये ग्राउंड एंड फर्स्ट कमर्शियल है। अच्छा। रिटेल शॉप से। ओके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा यूएसपी ये है कि जहां तक हमारे जितने भी प्लॉट्स है सब कॉर्नर प्लॉट्स है। अरे वाह। तो हमारा कंसेप्ट यही चलता है, नीचे दुकान ऊपर मकान। क्या बात है। तो नीचे दुकान ऊपर मकान का कॉन्सेप्ट आपने रियल एस्टेट में ला ही लिया। मतलब अभी तक के इंटरव्यू में आप ही अकेले बिल्डर है जिन्होंने बोले नीचे दुकान ऊपर मकान का पूरा प्लान हमने शुभ डेवलपर्स में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो भाई कमाओ भी नीचे दुकान खोल के, ऊपर ही रह जाओ, ज्यादा ट्रेवलिंग कॉस्ट भी कम, ट्रेवलिंग टाइम भी बच गया, है ना? और ऐसे कई क्लाइंट आपको मिलते भी होंगे राइट, जो फ्लैट और शॉप एक साथ खरीदते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। शॉप वाले क्लाइंट अलग है, अच्छा, रेसिडेंशियल वाले अलग है। ओके। पर कुछ 1-2% ही होंगे बस जिनके अच्छा, शॉप्स भी है, शॉप और फ्लैट दोनों है। अच्छा। पर जैसे मैं एक बार दुबई गया था, दुबई में जैसे बाहर निकले तो एमआर डेवलपर्स, वहाँ के जो बिल्डर्स है राइट, तो उस टाइम पे ये सोचा था कि भी जैसे अपने यहाँ पे भी एयरपोर्ट से निकलेंगे हर एक को शुभ दिखना चाहिए। क्या बात है, क्या थॉट प्रोसेस आप दुबई से लेकर आए, आपने जगह ली, आपका वो प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट के सेक्टर में आपको आगे क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और क्या थोड़े चैलेंजेस लगते हैं? तो मार्केट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मोमेंट्स पे है। बायर भी बाहर आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। मार्केट में पॉजिटिविटी काफ़ी है, लिक्विडिटी भी काफ़ी है, अच्छी तरीके से लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके। चैलेंजेस पूरे इसमें एक ही है, अच्छी लैंड मिलना। सही बात, अच्छी लैंड मिलना सबसे बड़ा चैलेंज। अगर वो मिल जाता है तो फिर प्रोजेक्ट जल्दी सफल हो जाता है। एक्विजिशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा रहा, राइट, अच्छी लैंड मिलती है, तो अगर लोकेशन अच्छा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, रेट अपन हम ठीक रखे और क्वालिटी अच्छी देवे, तो सक्सेस में आपको कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एंड के 2-3 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को मिला दूं और आपसे पूछूं कि रियल एस्टेट में सफलता का मंत्र क्या है, आपके हिसाब से सक्सेस मंत्र इन रियल एस्टेट क्या है? सिर्फ एक ही मंत्र है सर, विश्वास।
ओके, सुपर। कि विश्वास बनाए रखिए, अपने कस्टमर का आप पे विश्वास, कस्टमर का ब्रांड पे विश्वास, कस्टमर का आप पे ये विश्वास कि आप समय पे प्रोजेक्ट बना कर देंगे, क्वालिटी लगाएंगे, इसे बनाए रखिए। सुपर। पूरे इसका एक ही है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट ये जो मंत्र है ना सर, सिर्फ क्लाइंट के साथ नहीं है, हर एक के साथ। हर एक के साथ। अगर हम वेंडर को टाइम पे पेमेंट देते हैं, चैनल पार्टनर्स को उनका ब्रोकरेज अगर टाइम पर देते हैं, विश्वास के साथ देते हैं। हमारे अंकल है जो पार्टनर्स भी है, वो बोलते हैं कि दीवार पिक्चर में एक डायलॉग्स है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। क्या बात कही सर आपने। मुझे पक्का समझ में आ गया कि सुबह आधा घंटा जो मूवी देखते हैं आप, उसमें क्या क्या चीजें देखते हो, तो आपको एकदम याद है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। इसलिए तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर। तो हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स ये चाहते हैं कि हमें कुछ भी करके वर्क ऑर्डर शुभ से मिलनी चाहिए। ओके। क्योंकि उनको पता है यहाँ पे स्लैब जो कंक्रीट हो गया, स्लैब कंक्रीट हो गया और उसने नेक्स्ट डे बिल भी दे दिए, तो 2 दिन के बाद में उसका पेमेंट निकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ट्रस्ट सिर्फ कस्टमर का ही नहीं, अपने वेंडर का, अपने लेबर्स का, अपने सप्लायर्स का, हर व्यक्ति का ट्रस्ट अगर आप जीत के रखते हैं, आप सही समय पे सही पेमेंट्स देते हैं, तो आप क्वालिटी दे पाएंगे, प्रोजेक्ट समय पे डिलीवर कर पाएंगे और लोगों का ट्रस्ट जीत पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे रियल एस्टेट में अभी तक तो इतना ध्यान नहीं दिया गया, पर हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं। तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 हर सिटी में ही जरूरत है। तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग का क्या रिक्वायरमेंट है आगे जाके अगर रियल एस्टेट के भविष्य को देखें? ट्रेनिंग एंड कोचिंग का यस, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक मॉडल्स होने चाहिए, क्या कोई फंक्शन से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड ट्रेनिंग और कोचिंग अगर होती है तो क्या उससे इम्पैक्ट पड़ेगा? ग्रोथ और फास्ट हो सकती है या इसकी जरूरत है, नहीं है? अभी के मार्केट को देखकर आपको क्या? सर जरूरत तो है, हर चीज की जरूरत, कोचिंग की भी है, ट्रेनिंग की भी है। स्पेशली है ना, मैं सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर बात करूंगा। सेफ्टी नॉर्म्स का जो ट्रेनिंग है वो प्रोजेक्ट्स पर काफी ध्यान देना चाहिए उस चीज में। राइट। सेल्स अपनी जगह पे है, वो होता होगा, रेट्स हम हमारे हिसाब से करते रहेंगे, पर सेफ्टी नॉर्म्स को देखकर हमने पूरी तरह से, और जो एम्प्लॉयज है, जो लेबर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनके इसमें ट्रेनिंग्स लेनी काफी जरूरी है। बहुत जरूरी है। ओके, मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। होता क्या है कि भारत में किसी भी सेक्टर में आपको काम को एक्सपांड करना है, आप उस फील्ड का व्यक्ति ले सकते हैं। आपको आईटी कंपनी खोलनी है तो आपको आईटी, बीईआईटी, बीटेक इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे उस फील्ड के लोग मिल जाएंगे। आपको अगर कोई फाइनेंस का बड़ा काम करना है, आपको एमकॉम सीए मिल जाएंगे। आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, आपको एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको रियल एस्टेट में कुछ काम करना है, आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड सर्टिफाइड ट्रेंड लोग नहीं मिलते हैं। तो इस सब मद्देनजर रखते हुए लीडरशिप, सेल्स, ऑपरेशंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अगर ये सबकी ट्रेनिंग अच्छे से मिल जाए तो क्या कोई रियल एस्टेट में गेम चेंजर हो सकता है? हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। ओके, तो ये सवाल हम बहुत लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं सर, क्योंकि आगे हमारा यही प्लान है कि अगले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स भारत में आए और ज्यादा जॉब क्रिएट कर सके। अगर एक व्यक्ति 30, 40, 50 लोगों को भी जॉब दे सकता है, वैसे तो एवरेज आप भी जानते हैं, अगर कोई 2 प्रोजेक्ट भी कर ले तो वेंडर, लेबर और एम्प्लॉयज मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों को जॉब मिलता है। अगर 1 लाख लोग अगले 10 साल में ट्रेन हो पाते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा भारत में जॉब क्रिएट होंगी, और यही है हमारी पूरी कंपनी का मिशन। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी सवाल की तरफ कि मार्केटिंग एजेंसीज का बहुत ज्यादा चलन बढ़ रहा है। अभी सेल्स के लिए मार्केटिंग एजेंसीज और एडवाइजर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप मार्केटिंग एजेंसी और एडवाइजर को फाइनल क्या कहना चाहेंगे? सर मार्केटिंग्स में आफ्टर कोविड काफी सिचुएशन चेंज हुई। राइट। पहले जैसे प्रिंट मीडिया था, होर्डिंग्स थे, मैगजीन्स थे, इसमें हमारे काफी एड वगैरह आते थे। अभी आफ्टर कोविड डिजिटल मार्केटिंग्स काफी एग्रेसिव हुए, जैसे फेसबुक्स हो गए, बाकी डिजिटल्स मार्केटिंग हो गई, स्ट्रैटेजी काफी चेंज हो गई है मार्केटिंग से, और आगे आने वाले दिनों में डिजिटल पे ही ज्यादा जोर है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल एडवाइस दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया। मैं, मेरा एंटायर टीम मेंबर्स, हम रियल एस्टेट गेम चेंजर की ये पूरी जो टीम है जो इस पूरी बुक के पीछे काम कर रही है, रियल एस्टेट गेम चेंजर, जो भारत में बहुत ही जल्दी आने वाली है,
जो हमारा प्लान है कि कैबिनेट मिनिस्टर नितिन जी गडकरी के हाथों से हम लॉन्च करें। इस बुक में आपका इंटरव्यू देने के लिए मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, सबने जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने प्रैक्टिकल आंसर्स दिए जो लोगों को इंस्पायर करेंगे। आगे जाकर आने वाले न जाने कितने साल तक लोग ये इंटरव्यू देखते रहेंगे जो हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। तो हम यही चाहेंगे कि इससे आपका ग्रुप और आगे बढ़े, आपका ब्रांड बढ़े, और तहे दिल से आपके पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।